ठीक है। तो हम सबसे पहले गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। हम सभी जो भी हम पढ़ेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे वह हमारे अंदर ठीक ढंग से मेमोरी में बैठ जाए और समय आने पे वह हमें याद आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का देख लेते हैं, फिर जो भी अनकम्प्लीट चीजें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फैट को जो है दूसरा उसका नाम है लिपिड। तो लिपिड के नाम से भी फैट को जाना जाता है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम जो भी खाने में यूज करते हैं, तेल है या ये सारी चीजें जो है फैट्स के अंदर ही आती हैं और उन्हीं का क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन का पिक्चर जो है शेयर करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। सो फैट, जो फैट है उसको तीन प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। तो फैटी एसिड को एफ ए के नाम से भी जान सकते हैं आप, फैटी एसिड। तो ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर उसमें जो है आते हैं और एक हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म में एस एफ ए। म्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड प्यूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये पिक्चर आप एक मिनट, थोड़ा शो होने में प्रॉब्लम कर रहा है।
देखेंगे। अभी पिक्चर अगर शो नहीं भी हो रही तो हम आगे बढ़ते हैं आराम से, तो जब भी होगी तो फिर देखेंगे। सो फैट को हमने देखा कि एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, फिर होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारा शरीर आहार से प्राप्त करने के अलावा इनको कुछ जो फैट्स होते हैं उनको बॉडी में सिंथेसिस भी करता है। पर कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसिस नहीं करती है, उनको जो है बाहर से लिया जाता है, खाने के माध्यम से उनको लेना पड़ता है। सो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ऐसे फैट्स होते हैं जो कि नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर पर जो है जम जाते हैं, जैसे कि नारियल का तेल है, घी है, या ताड़ का जो तेल है, पाम ऑयल वगैरह है, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनमें जो है बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, तो इनमें जो है डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं है, जैसे कि जैतून का तेल है, सूरजमुखी का तेल है और कैनोला ऑयल, इस तरीके से। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ये फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कई डबल बॉन्ड होते हैं, एक से अधिक। ठीक है, तो मोनो मतलब जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, पॉली मतलब एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जैसे कि सोयाबीन का तेल है, सालमन जो मछली होती है फैटी, उसमें ये पाए जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ट्रांस फैट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ट्रांस फैट क्या होती है? ये हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से जब तेल को गर्म किया जाता है, तो जैसे जो भी वनस्पति तेल रहते हैं, तो वनस्पति तेलों में जो है ट्रांस फैट पाया जाता है। यह एनिमल फूड से भी प्राप्त होता है, लेकिन इससे क्या है कि खराब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। ये ट्रांस फैट होती है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। सो ट्रांस फैट के लिए जैसे कि जो डीप फ्राइड फूड है, चॉकलेट है, केक्स वगैरह हैं, फास्ट फूड है, उनमें ट्रांस फैट का यूज होता है। और सेचुरेटेड फैट के रूप में हमने देखा कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, बेवरेजेस हैं, कंडेंस मिल्क है। और एनिमल फैट में देखा जाए तो पोल्ट्री है, स्किन, पोल्ट्री स्किन हो गई, एंड बटर है, घी है, टोफू है, और फुल क्रीम डेयरी मिल्क, इनमें सेचुरेटेड फैट्स होती है। तो सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ये जान ले कि ये जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अनसेचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। उसमें दो आते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड एंड मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट में कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सीड्स जितने भी हैं उनमें, और कोल्ड वाटर फिश। फिर मोनो अनसेचुरेटेड में ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, सीजमे ऑयल है, एवोकाडो है, और कुछ नट्स में ये पाया जाता है। तो अनसैचुरेटेड फैट्स ये हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्यूफास के बारे में क्या है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर जो है उसका थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। तो प्यूफास क्या थे? N3 एंड N6। N3 एंड N6 प्यूफास का नाम है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं ये। तो प्यूफास जो है हमारे ब्रेन सेल्स और नर्वस टिश्यू में जो है इनका लेवल हाई होता है, N3 प्यूफास। तो N3 का जो एक रासायनिक नाम है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड DHA भी बोला जाता है इसको, एंड इकोसा पेंटानोइक एसिड यानी कि EPA भी बोला जाता है। सो N3 फैटी एसिड और N6 आर्किडोनिक एसिड बोला जाता है इनको। तो ये जो दोनों ही है ये हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करने के लिए
और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ब्रेन सेल्स के लिए, नर्वस टिश्यूज के लिए। न्यूफास के बारे में हमने पढ़ा था। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी मोनो मीन्स एक डबल बॉन्ड जिनमें होता है। सो ये जो है ये हमारे शरीर में स्ट्रोक का कारण बनते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन एंड इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करते हैं, एलडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। ये बाकी की जो डिटेल है आप लास्ट क्लास को आप देख सकते हैं। तो हमने इसको जहां पर एंड किया था वहां से फिर हम आगे देखेंगे इसको। सो हमने क्लासिफिकेशन देखा फैटी एसिड का, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हम आते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो अभी हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड से मिलकर ये बने होते हैं। और ये कब बनते हैं? ये एस्टरीफाइड करके एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान ये बनते हैं। सो एस्टर्स मीन्स क्या होता है? ये अल्कोहल के साथ मिलकर ये बनते हैं और इनमें कुछ खास तरह के फ्रेग्रेंस, जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम्स वगैरह है, सो ये एस्टराइजेशन के दौरान ये बनते हैं, तो उनमें ये यूज होता है। बाकी जो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड रहते हैं ये फ्री फैटी एसिड के रूप में बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। सो ये एक तरह से क्या है, टाइप ऑफ लिपिड है और ये अपना एनर्जी स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट करते हैं किसके साथ? ग्लिसरॉल है ये, इसमें जो है 3 कार्बन अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। 3 फैटी एसिड एक छोर पर जो है कार्बोक्सिल समूह के साथ, ये कार्बन परमाणुओं की एक लॉन्ग चेन होती है, इनके भी यही टाइप है। ट्राइग्लिसराइड को भी सेम इसी तरह से डिनोट किया जाता है। इसमें ये जो है सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इनके एग्जाम्पल के तौर पे जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इसमें स्टीरियरिक एसिड है, एंड अनसैचुरेटेड फैट्स इनमें डबल बॉन्ड होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में ओलिक एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इसमें कई डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड। तो इनका काम क्या होता है ट्राइग्लिसराइड का? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक तरह से फैटी टिश्यू के अंदर जो है ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं, स्टोर करने पे रखते हैं, और जब इनकी जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर यह ऊर्जा जारी करने के लिए इनको मेटाबोलाइज किया जाता है।
इंसुलिन, इंसुलेशन और सुरक्षा, तो ये शरीर के अंगों के ऊपर, आपने देखा होगा जब हम किडनी के बारे में पढ़ रहे थे तो किडनी के ऊपर एक इंसुलेशन का काम करते हैं। तो ऐसे ही हर अंग को एक इंसुलेशन देना, उसको बाहरी चोट से बचाने का काम ये करते हैं फैट्स। फिर मेटाबॉलिज्म, तो ट्राइग्लिसराइड जो है ऊर्जा उत्पादन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कई तरह की प्रक्रियाओं में ये शामिल होते हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, तो पाचन में जो है ट्राइग्लिसराइड पाचन तंत्र में लाइपेज जैसे एंजाइमों द्वारा ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में टूट जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, पाचन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आंतों की परत के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेल्स के भीतर ट्राइग्लिसराइड में फिर से जुड़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्राइग्लिसराइड को लिपोप्रोटीन जैसे कि काइलोमा, क्रोन और बहुत कम डेंसिटी वाले जो लिपोप्रोटीन है वीएलडीएल के भीतर जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में ले जाया जाता है। सो दो तरह के हमने देखे हैं, एक तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये बीएलडीएल के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। ये अक्सर क्या है, हमारी जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स है उनके अंदर ये जमा हो जाता है। एंड नेक्स्ट है इसमें मेटाबॉलिज्म। सो लिपोलिसिस, तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में एक होता है लिपोलिसिस एंड बीटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, एंड फिर एस्ट्रिफिकेशन, जिसका मैंने अभी बताया था कि ये प्रोसेस करके अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सो लिपोलिसिस क्या है कि ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है उसको लिपोलिसिस बोला जाता है। बीटा ऑक्सीकरण क्या है, ये जो प्रक्रिया है बीटा ऑक्सीडेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो एटीपी का उत्पादन करने के लिए फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में और तोड़ा जाता है। एंड रीएस्ट्रिफिकेशन क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को फैट टिश्यू में स्टोर करने के लिए ट्राइग्लिसराइड के साथ में फिर से जोड़ा जाता है। सो ट्राइग्लिसराइड का सामान्य लेवल रक्त में मापा जाता है जिसके लिए जो है 150 mg/dl से ये कम होते हैं। एक कंडीशन होती है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, यानी कि शरीर में हाइपर जो है ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं या ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इनका जो है हाई लेवल जो है 150 से ऊपर अगर चला जाता है तो ये हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, और अगर ये और ज्यादा अधिक हो जाए तो ये पैनक्रियाटाइटिस का भी कारण बनता है। और क्या इसके जोखिम हो सकते हैं या शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, तो हाई ट्राइग्लिसराइड जो है आपके शरीर के अंदर मोटापा जो है, खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, और मधुमेह यानी डायबिटीज और आनुवांशिक स्थितियां शामिल होती हैं। सो इससे बचने के लिए हमें जो है हेल्दी फैट लेना चाहिए, और जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोसेस्ड फैट का सेवन कम से कम करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, साथ ही जो है शरीर का वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। इसके लिए कुछ दवाएं भी आती हैं और उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ मामलों में ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो है दवाइयां भी दी जाती है, और गुड फैट के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिया जाता है। तो कुछ डिजीज हैं इससे जो हो सकती हैं, एक तो है कि पारिवारिक हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो सकता है, यानी कि ये आनुवांशिक भी हो सकता है, जैसे फैमिली में चला आ रहा है किसी को भी है तो ये आगे जाके आने वाले बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं जिनमें हाई बीपी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। तो सिंड्रोम मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी बीमारियों का समूह हो, जिसमें एक बीमारी नहीं कई अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, उसको
सिंड्रोम बोला जाता है। तो जहां भी आप ये शब्द पढ़ते हैं सिंड्रोम, मतलब वहां पर और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है ये थोड़ा सा डीप चीज है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड का एक महत्वपूर्ण वर्ग है लिपिड का ये, जो कि कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी रचना और उसके कार्य को महत्वपूर्ण बनाने में अपनी एक भूमिका प्ले करता है। हमारी जो सेल होती है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो उसका कवच है, उसको डेवलप करने में, उसको बनाने में जो है फॉस्फोलिपिड अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉस्फोलिपिड में उसकी जो संरचना होती है उसको अगर हम देखें तो उसमें एक ग्लिसरॉल बैकबोन जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। दूसरा है 2 फैटी एसिड, 2 ग्लिसरॉल कार्बन से एस्टरिफाइड होते हैं। ये फैटी एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरे ग्लिसरॉल जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर कोलिन, सेरीन या इथेनॉल माइन जैसे अन्य अणुओं से जुड़ा होता है। फॉस्फोलिपिड के कई प्रकार भी हैं। एक है जैसे कि फॉस्फेटी डी फॉस्फेटिल कोलाइन, फॉस्फेटिडिल कोलाइन, पीसी बोला जाता है इसको। ये यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड है। इसे लेसिथिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका हेड ग्रुप कोलिन होता है। हाँ, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। फॉस्फेटिडिल एथेनॉल माइन, इसको पी बोला जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली की जो इंटरनल लेयर होती है उसमें ये पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिल सेरिन। ये प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक लेयर में होता है और ये सेल के अंदर एपोप्टोसिस और सेल सिग्नलिंग में भूमिका निभाता है। ये काफी ज्यादा डीप हो जाएगा। एक और चीज आपको, एक स्फिंगोमिलिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है जो कि नर्वस सिस्टम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में अपनी हेल्प प्ले करते हैं और फिर जो मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जो भी केमिकल को करना है वो सब इन्हीं के माध्यम से होगा। सेल की मेम्ब्रेन को बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, ये इनका मेन काम होता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर सेल की मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हो गया सेल सिग्नलिंग। तो जो ऑर्गन एक दूसरे से सिग्नलिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके लिए भी ये अपना एक रोल प्ले करते हैं। बाकी फिर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो लेयर होती है उसकी जो रचना होती है उसमें एक तो लिपिड बिलियर गठन करके होता है। तो झिल्ली का जो मेन चीज है उसको बनाने के लिए, एंड सेल सिग्नलिंग जिसमें मैसेंजर का काम करते हैं। इमल्सिफिकेशन, पारदर्शी बनाना उसको एक तरह से। और पाचन तंत्र, फास्फोलिपिड आहार वसा को पाइसीकृत करने में मदद करते हैं ये, और एब्जॉर्प्शन में। अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड हैं। ये हमारे शरीर की बॉडी के अलग अलग हिस्सों की सेल के लिए बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। ये एक देखा जाए तो हम टोटली अगर इसको न्यूरोथेरेपी से रिलेट करके देखें, फैट का डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी सेल के लिए बहुत जरूरी है। फिर आते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड भी जो है लिपिड का एक विविध समूह है जिसकी विशेषता है कि इसमें 4 जुड़े हुए कार्बन रिंग की एक विशिष्ट संरचना होती है। तो संरचना में अगर देखा जाए तो स्टेरॉइड में 4 परस्पर जुड़े हुए रिंग की एक कोर संरचना होती है
जिसमें 3 से 6 सदस्यीय रिंग होती है और एक 5 सदस्यीय रिंग होती है। ये जो जो हम स्टेरॉइड शब्द यूज करते हैं ना, ये उसी के बारे में है। तो स्टेरॉइड के प्रकार होते हैं, पहले हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स के रूप में पहले हम देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाए जाने वाले कोई आप लोग बताएं कौन सा हार्मोन है, फिर हम आगे उसको जो है पढ़ते हैं, डिटेल में जाएंगे। किसी को याद है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं न्यूरोथेरेपी में? ओके, सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बीच में नेटवर्क इशू होने के कारण जो है मुझे टाइम आउट हो गया था। आवाज क्लियर आ रही है? यस लिख दीजिए, तो फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो हमने यहाँ पर हम स्टेरॉइड के बारे में पढ़ रहे थे। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एड्रिनल ग्लैंड के जो द्वारा बनाए जाते हैं ये, तो पहला है कॉर्टिजोल हार्मोन। सो कॉर्टिजोल जो है मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिलेटेड प्रतिक्रिया में ये शामिल होता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सो न्यूरोथेरेपी में हम जो है कॉर्टिजोल का काफी यूज करते हैं।
इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देके जो है कई अलग अलग बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो ये एक तरह का कॉर्टिको स्टेरॉइड हार्मोन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का संतुलन करना और रक्तचाप को नियंत्रित करना। तीसरा है सेक्स हार्मोन। गोनाड्स और एड्रिनल ग्रंथियों में उत्पादित हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे कि एस्ट्राडियोल जो महिला प्रजनन कार्यों और द्वितीयक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था के लिए जरूरी है। और एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष प्रजनन कार्यों और द्वितीयक यौन विशेषताओं को नियंत्रित करता है। और एक है प्रोजेस्टिन, ये गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र विनियमन में महत्वपूर्ण प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन शामिल होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। सो ये सेक्स हार्मोन हो गए। फिर है कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमने स्टेरॉइड हार्मोन देख लिए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोशिका झिल्ली का जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण ये घटक है और अन्य स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए एक प्रिकर्सर का काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही आगे जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स बनेंगे, अगर ये नहीं होगा तो आगे नहीं बनेगा प्रोसेस, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है। तो जब ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है लाइपेज के द्वारा, जब ये तोड़ा जाता है आगे जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो है हमने पढ़ा है कि 85% कोलेस्ट्रॉल का बाइल जूस बन जाता है और 15% कोलेस्ट्रॉल के स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। सो यह जो है सेल मेम्ब्रेन की तरलता के लिए आवश्यक है और जो है पित्त अम्ल और विटामिन डी के लिए एक प्रिकर्सर है। पित्त अम्ल जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, उनको पित्त अम्ल हिंदी में बोला जाता है, ठीक। तो बाइल सॉल्ट में कोलिक एसिड, हाँ जी। सो बाइल एसिड क्या करते हैं? ये हेल्प टू एमल्सिफाई फैट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एब्जॉर्प्शन। बाइल सॉल्ट, कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये किससे बनते हैं? ये दो तरह के जो हैं बाइल एसिड हैं। एक हो गया कोलिक एसिड एंड दूसरा है कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं एंड ये डाइजेशन में फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एक तो फैट के डाइजेशन में, दूसरा एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स। स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स। सो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स के रूप में विटामिन डी, सो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस से और कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में ये शामिल होते हैं। स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड जैसे डिजिटॉक्सिन पौधों में ये पाया जाता है और हार्ट की स्थिति के इलाज में इसका यूज किया जाता है। अभी काम क्या है इनके? ये सभी जो है हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? स्टेरॉइड के अंदर, ठीक है। सो हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल रेगुलेशन। सो मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिजोल इन्फ्लुएंस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो
कॉर्टिजोल जो हार्मोन है एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में या उसमें इन्फ्लुएंस करता है उसको। रिप्रोडक्शन में जैसा कि हमने देखा कि सेक्स हार्मोन को बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर इन्वॉल्व इन द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो फ्लूडिटी, कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अंदर जो है फ्लूडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। एंड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सो परमिएबिलिटी को भी मेंटेन करना है, कौन से सेल ऑर्गेनल को अंदर जाना है या कौन से केमिकल को बाहर जाना है, तो उस चीज को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन अगर देखा जाए इनका तो बाइल एसिड्स, तो ये हेल्प टू एमल्सिफाई फैट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमने अभी कोलिक एसिड जो पढ़ा था, कोलिक एसिड का हमने फंक्शन न्यूरोथेरेपी में क्या है कि जो गॉल स्टोन वगैरह ना बने उसको तोड़ने का काम ये करता है। उसके लिए हम क्या देते हैं, बारा लीवर देते हैं कोलिक एसिड के लिए। नेक्स्ट इसका फंक्शन है बोन हेल्थ, तो बोन हेल्थ के लिए ये विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है। तो रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, क्रूशियल फॉर बोन हेल्थ। अगर विटामिन डी नहीं होगा सो बॉडी में फास्फोरस एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो ये स्टोर भी नहीं होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो फैट में घुले हुए रहते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन ये पानी के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन है ये विटामिन डी, इसलिए ये फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। तो बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल जो है किससे सिंथेसिस होता है, synthesized from acetylcholine A in a multi-step process involving the enzyme HMG choline reductase। ये एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, इसको कभी जब काफी टाइम होगा तो फिर आपको इसके बारे में स्टडी करके बताएंगे। दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन्स, सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल थ्रू वेरियस एंजाइमेटिक पाथवे इन द एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। मेटाबॉलिज्म के रूप में इसमें कैटाबॉलिज्म एंड डिग्रेडेशन होता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, स्टेरॉइड्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर where they can conjugated and excreted in the bile or urine। so ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं स्टेरॉइड्स एंड उसके साथ जुड़ जाते हैं और बाइल और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। डिग्रेडेशन यानी कि तोड़ना एक तरह से। so hormones are broken down into inactive metabolites and excreted from the body। health implications हार्मोनल, अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हेल्थ पे, उसका क्या असर आएगा। सो हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर अगर हम देखें तो एक है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये कॉज्ड बाय एक्सेस कॉर्टिजोल। ऐसी कंडीशन में ज्यादा मात्रा में जो है कॉर्टिजोल बनता है इस बीमारी में। सो लीडिंग सिम्टम्स क्या है, सच एज वेट गेन एंड हाइपरटेंशन। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर दूसरी जो डिजीज है वो है एडिसन डिजीज, जिसमें कि कम मात्रा में कॉर्टिजोल का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण जो है फटीग, एक खास तरह की थकान लगती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, इस तरीके। ये उसके मेन सिम्टम्स है। बाकी जब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम आगे जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टेरॉइड की कमी से शरीर में या एड्रिनल ग्लैंड के कम काम करने से, ठीक है। तो पहले हमने देखा कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कि ज्यादा मात्रा में बनता है। दूसरा हमने देखा एडिसन डिजीज जिसमें कि कम मात्रा में कॉर्टिजोल बनता है। तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS। इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंड्रोजन इन वुमेन। सो इनमें एंड्रोजन हार्मोन्स जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
तो जिसके कारण जो है पुरुषों जैसे लक्षण जो देखने को आते हैं, हिरसुटिज्म यानी कि मूछें आना या दाढ़ी में बाल आना, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो ये 3 हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर सिंड्रोम मतलब इसके साथ और भी कई तरह की कंडीशंस भी जुड़ी होंगी। तो जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का हम लेक्चर लेंगे तब आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सो ये हुए हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली डिसऑर्डर। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर हो सकती हैं। तो एक तो होगा हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, यानी कि जिसमें ज्यादा मात्रा में शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, जिससे क्या होगा, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट से संबंधित डिजीज हो सकती है। दूसरा होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इन द आर्टरीज कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। सो ये जो है हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक का कारण बनता है। तो हमने एक शब्द शायद आपने वेद में पढ़ा हो या कभी याद आ रहा हो, एम्बुलस। एम्बुलस क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड क्लॉट बनता कहीं पर है और कहीं जाके फंस जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीजें बढ़ने के कारण ये क्लॉट बनते हैं और शरीर में सर्कुलेट होकर अगर ये हार्ट में फंस गए तो हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये ब्रेन में चले गए तो ब्रेन को स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें जो स्ट्रोक होगा वो क्लॉट की वजह से होगा, इन्फार्क्ट वगैरह जो होता है। तो ये 2 कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर हुई, एक हो गया हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, दूसरा हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्मोनल इम्बैलेंस का हमने देखा कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, पीसीओएस। अभी तीसरा है स्टेरॉइड अब्यूज। सो इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नशे के तौर पे स्टेरॉइड हार्मोन लेते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए लोग जो है टेस्टोस्टेरोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ के लिए, बोन के लिए, एथलीट और अलग अलग जिम में काम करने वाले लोग इसको लेते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इसकी वजह से जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लीवर डैमेज हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा रोग होगा, चलिए आप लोग चैट में लिख के बताइए, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सा रोग हो सकता है लोगों को। अभी हम 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बताइए कौन कौन से रोग हो सकते हैं जो विटामिन डी की कमी से आते हैं, चैट में लिखकर बताएं। बहुत बढ़िया। रिकेट्स है, बोल एग है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। वेरी गुड, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इनके लिए एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो कि अगर टेस्टोस्टेरोन या मेनोपॉज के समय हार्मोन की अगर कमी होती है तो मेडिकल फील्ड में जो है ये हार्मोन की टेबलेट देते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन इनको दिया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी में हम क्या देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर किसी को हॉट फ्लैशेस आते हैं, कोल्ड फ्लैशेस आते हैं या फिर मेनोपॉज के दौर से कोई महिला गुजर रही है तो उसके लिए हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं।
नेक्स्ट है एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है जैसे अर्थराइटिस, ऐसी डिजीजेस जो इम्यूनोसप्रेस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती हैं। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती हैं उनको ठीक करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है या किसी और डिजीज का है तो बोले भाई वो तो स्टेरॉइड खा रहे हैं। तो स्टेरॉइड मतलब यही है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। सो ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि अर्थराइटिस, अस्थमा, ऐसी और भी कई तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज किया जाता है और ये इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, ये इम्यून सेल्स को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन, स्टेटिन्स, स्टेटिन्स करके इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस टू रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। फिर है स्टेरॉइड बेस्ड मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कैंसर के लिए यूज की जाती हैं, वो स्टेरॉइड बेस्ड मेडिकेशंस में भी स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। मेजरमेंट के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स, जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका लेवल क्या है उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और फंक्शन, और अगर जो एड्रिनल ग्लैंड का देखना है साइज कैसा है, कहीं उसमें कोई गठान तो नहीं है, तो उसके लिए इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एमआरआई वगैरह किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। अभी हमने स्टेरॉइड देख लिए, फॉस्फोलिपिड्स देख लिए, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, ये भी जो है आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिपिड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। दे आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्ले वेरियस रोल इन सेलुलर फंक्शन। ठीक है, सो पहला फंक्शन इनका है स्ट्रक्चर। सो ग्लाइकोलिपिड कंसिस्ट ऑफ लिपिड कंपोनेंट, इसमें लिपिड कंपोनेंट है टिपिकली ग्लिस ग्लाइसेरोलिपिड और स्फिंगोलिपिड बैकबोन, ये मेन उसमें केमिकल रहेगा। एंड फिर ग्लाइसेरोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स इंक्लूड ग्लिसरॉल एस्टेरिफाइड विथ फैटी एसिड। फिर है स्फिंगोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स इंक्लूड स्फिंगोसिन अ लॉन्ग चेन अमीनो एल्कोहल विथ अ फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के रूप में वन और मोर शुगर कंटेंट, इसमें ग्लूकोज शुगर होगा। सिंपल शुगर के रूप में देखा जाए तो ग्लूकोज एंड गैलोक्टोज, एंड कॉम्प्लेक्स अगर शुगर देखी जाए तो ओलिगोसैकेराइड्स। अब टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स कौन कौन से हैं? सो ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स, तो इसमें है सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड स्ट्रक्चर है सिंगल शुगर, इसमें सिंगल शुगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज होता है जो कि अटैच टू है स्फिंगोलिपिड से अटैच होता है। फंक्शन क्या है इसका? फाउंड प्राइमरली इन नर्व सेल एंड इन्वॉल्व्ड इन सेल रिकॉग्निशन एंड माइलिन शीथ फॉर्मेशन। ये वर्ड किसी ने सुना है सेरेब्रोसाइड? ब्रेन में हमने कब इसके बारे में किसी ने पढ़ा हो? सीएसएफ फ्लूइड के बारे में सुना है? आप यस और नो लिख सकते हैं अगर आपको पता है। सीएसएफ फ्लूइड, यस। सो सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीएसएफ फ्लूइड का फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये यहीं से डिराइव हुआ, ये वर्ड जो है ना यहीं से आया है। क्योंकि यहाँ इसका जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो है फाउंड प्राइमरली इन नर्व सेल्स एंड इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड माइलिन शीथ। सेरेब्रोसाइड, तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इसमें सिंगल शुगर होगी, या तो ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज होगा। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दूसरा है
अभी हम इसमें देख रहे हैं टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। उसका पहला टाइप है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में पाया जाता है सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, स्फिंगोलिपिड से। एंड फंक्शन क्या होता है इसका कि ये नर्व सेल के अंदर जो है माइलिन शीथ को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी और ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिटेल में जब हम जाएंगे तब हम ये सारी चीजों को दोबारा फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी एक नाम याद रखें, एक ओवरव्यू याद रखें। नेक्स्ट है, पहला हमने देखा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, दूसरा है गैंग्लियोसाइड्स। सो गैंग्लियोसाइड का अब स्ट्रक्चर क्या है इसमें, पहला हमने देखा सेरेब्रोसाइड, इसी में दूसरा है गैंग्लियोसाइड। ठीक, गैंग्लियोसाइड्स का ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूजन बड़ा होता है ना। सो हम पहले देख रहे थे टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड का पहला टाइप है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में हमने पहला देखा सेरेब्रोसाइड, अब हम दूसरा पढ़ेंगे गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ऑलिगोसैकेराइड चेन अटैच्ड होती है स्फिंगोलिपिड के साथ। अब इसका काम क्या होता है, इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड इंटरेक्शन विथ टॉक्सिन्स। ठीक है, ये उसका फंक्शन होता है। अब दूसरा, पहला हमने देख लिया ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, दूसरे तरह का जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो है ग्लाइसेरोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसमें है पहला, इसके अंदर जो है वो है गैलेक्टोलिपिड्स। इसके स्ट्रक्चर में 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल होते हैं। ऊपर वाले में जब हमने पढ़ा था तो उसमें सिंगल होता था, अभी इसमें क्या है 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल एस्टेरिफाइड टू अ ग्लिसैरोलिपिड बैकबोन। फंक्शन क्या है इसका, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ये मोस्टली प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, जो कि रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और मेम्ब्रेन। सो इस तरह का जो गैलेक्टोलिपिड्स है ये प्लांट सेल में होता है। फिर है इसी के अंदर सल्फोलिपिड्स, ये सिमिलर टू गैलेक्टोलिपिड बट इसके साथ में सल्फर ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये भी जो है प्लांट में पाया जाता है एंड बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये पाया जाता है। फंक्शन, तो अब हम जो देखेंगे ग्लाइकोलिपिड के फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ग्लाइकोलिपिड कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को जो है तरल रखना, उसको मॉइस्चर रखना, उसको गीला रखना एक तरह से, और उसकी स्टेबिलिटी को बना के रखना। दूसरा है मेम्ब्रेन एसिमेट्री, सो दे हेल्प मेंटेन एसिमेट्री इन द लिपिड बाइलेयर व्हिच इज क्रूशियल मेम्ब्रेन फंक्शन। तो ये भी एक सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जो है सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो ग्लाइकोलिपिड प्ले अ रोल इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना हार्मोन्स के माध्यम से, फंक्शन कराना, जैसे कि कोई हार्मोन्स निकला वो जाके किसी सेल को सिग्नल देता है कि आपको ये हार्मोन्स निकालना है या ये केमिकल बनाना है, तो ये जो कम्युनिकेशन है उसमें हेल्प करना है। दूसरा है इम्यून रिस्पॉन्स। Glycolipid, they are involved in immune response, including the recognition of pathogens and cells. फिर न्यूरोबायोलॉजी, थर्ड फंक्शन जो है न्यूरोबायोलॉजी। सो न्यूरोबायोलॉजी में देखा जाए तो माइलिन फॉर्मेशन, so glycolipids like cerebroside are essential for myelin sheath formation around nerve cell. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम जब हम MND जैसी डिजीज के ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर ये फंक्शन आप देख सकते हैं।
ये जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड क्या है, ये फैट्स के ही मॉलिक्यूल है। तो ये जो है माइलिन शीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और माइलिन शीट क्या होती है, नर्व के ऊपर की एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। अगर वो नहीं रहेगी तो स्पार्किंग होने लगेगी, तो मसल फड़फड़ाने लगते हैं। सो ग्लाइकोलिपिड्स लाइक, कौन सा ग्लाइकोलिपिड, सेरेब्रोसाइट, आर एसेंशियल फॉर माइलिन शीट फॉर्मेशन अराउंड नर्व सेल, ठीक है। सो इसीलिए फैट डाइजेशन का भी ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फैट का डाइजेशन नहीं होगा, आपका डिजीज पूरा कवर नहीं होगा, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि हर डिजीज में सबसे पहले पेट को ठीक करना है, उसके बाद एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना है, फिर जो है टारगेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो न्यूरोबायोलॉजी के फंक्शन में देखा जाए तो पहला फंक्शन है माइलिन फॉर्मेशन, दूसरा फंक्शन है न्यूरो ट्रांसमिशन। न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसमिट होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो सम ग्लाइकोलिपिड्स इन्फ्लुएंस न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरॉन फंक्शन। अगला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर है पहला लिपिड स्टोरेज। So glycolipids can be involved in lipid storage and mobilization. दूसरा ट्रांसपोर्ट, तो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड अदर मॉलिक्यूल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते। और प्लांट में ये जो होते हैं, ये प्लांट मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये इनका फंक्शन है। एंड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें आता है बायोसिंथेसिस। सो इसमें ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, यहाँ पर एक मिनट, ये फंक्शंस इसके कवर अप हो गए। थोड़ा सा और है ये सिंथेसिस में। सो एक नेक्स्ट फंक्शन इसका सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, किसका, ग्लाइकोलिपिड्स का। उसमें है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स सिंथेसाइज फ्रॉम स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड followed by the addition of sugar residue. दूसरा है ग्लाइसेरोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये किससे सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस फ्रॉम ग्लाइसेरोलिपिड एंड शुगर। इसके इससे मिलके ये एंजाइमेटिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। डिग्रेडेशन, सो ग्लाइकोलिपिड्स आर ब्रोकन डाउन बाय स्पेसिफिक एंजाइम, जिन्हें बोला जाता है ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है। ये into simpler molecule for recycling और excretion। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिजीज क्या हो सकती हैं, तो पहले जो डिजीज हो सकती है वो है ग्लाइकोलिपिड स्टोरेज डिजीज। इसमें आती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर सच गाउचर डिजीज एंड टे सेक्स। इसमें स्पेलिंग आती है TAY, टे सेच, SACHS, टच डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव ग्लाइकोलिपिड मेटाबॉलिज्म। इन डिजीजेस के बारे में हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा बस अभी एक नाम याद रखिए कि ये इससे भी बीमारियां होती हैं। हेल्थ इम्प्लीकेशंस में एक होता है सेलुलर कम्युनिकेशन, तो उसमें एक उदाहरण है कैंसर का। तो अल्टर्ड ग्लाइकोलिपिड एक्सप्रेशन कैन अफेक्ट सेल एडिशन एंड सिग्नलिंग, कंट्रीब्यूट टू कैंसर प्रोग्रेशन। अगर सेल के अंदर प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होगी कि हमें कितना मल्टीप्लाई करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो अगर जैसे कैंसर की डिजीज में देखा जाए तो सेल को ये पता ही नहीं है कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। सो ये जो सिग्नलिंग है, ये एक दूसरे से बातचीत है, कम्युनिकेशन है। अगर ये सेल के अंदर कम्युनिकेशन टूट जाता है तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, पहली चीज।
दूसरा हो सकता है इन्फेक्शंस। सो जो पैथोजन होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के साथ में, कहां पर, ऑन द सेल सरफेस टू गेन एंट्री इनटू सेल्स। तो सेल के अंदर जाने के लिए पैथोजन ग्लाइकोलिपिड के साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या हो सकती है, गैंग्लियोसाइड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सच एज टी सेट्स डिजीज इन्वॉल्व डेफिशिएंसी इन गैंग्लियोसाइड मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। एक बार मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं तो हमें कम से कम याद रहेगा उस समय। तो पहले आपको गाउचर डिसीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सो गाउचर डिजीज क्या है, ये एक तरह का जो है इसमें टाइप होते हैं, टाइप 1 तरीके का। सो इसमें देखिए, इसमें एक सो इसमें गाउचर गौशे डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ सर्टेन फैटी एसिड सब्सटेंस इन सर्टेन ऑर्गन्स, particularly your spleen and liver. So this caused organ to enlarge and can affect their function. So इसमें the fatty acid substance also can build up bone tissue, weakening the bone and increasing the risk of fracture. And if the bone marrow affected, so blood clot भी बन सकते हैं। Okay. Symptoms क्या होते हैं इसमें, इसमें टाइप 1 जो डिजीज है वो ज्यादा कॉमन होती है। एक तरह की ये जेनेटिक डिसऑर्डर है गाउचर डिसीज। तो इसमें स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, ब्लड डिसऑर्डर एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स। एब्डोमिनल मोस्टली इसमें स्प्लीन और लीवर इनलार्ज हो जाता है। स्केलेटल एबनॉर्मलिटी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। और ब्लड डिसऑर्डर में देखा जाए तो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ये गाउचर डिजीज में होता है। दूसरा जो डिजीज है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, उसमें देखा जाए तो ये टे सेट्स डिजीज, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं। कम से कम ये नाम याद रहेगा तो कभी अगर ऐसा डिजीज आया तो फिर उसकी स्टडी की जा सकती है। ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। इसमें एंजाइम की कमी के कारण जो है फैटी एसिड जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है अफेक्ट होती है और नर्व सेल्स अफेक्ट होती है। तो इसमें मोटर स्किल्स लॉस होती है, बच्चे का चलना फिरना ये सब प्रॉब्लम्स होती है, मसल वीकनेस है, प्रोग्रेसिंग टू पैरालिसिस, सीजर्स आ सकते हैं, विजन लॉस होता है, हियरिंग लॉस होता है। कुल मिला के देखा जाए तो सेंसरी एंड मोस्टली जो है मोटर नर्व रिलेटेड इश्यूज भी इसमें आते हैं। चेरी रेड इनकी स्पॉट्स इन द आईज, ये इनकी पहचान है। बाकी आप बाद में गूगल करके आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा और है फिर हम इसको खत्म। तो इसमें हमने देखा गैंग्लियोनिक डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम आती है। टेशेचिस डिजीज, जिसमें कि गैंग्लियोसाइड मेटाबॉलिज्म इसमें ये जमा हो जाता है एक्स्ट्रा,
एंजाइम जो है। इम्यून फंक्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज, तो एबनॉर्मल ग्लाइकोलिपिड एक्सप्रेशन कैन बी इन्वॉल्व इन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में अगर ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोलिपिड जमा हो जाए शरीर में तो ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। ओके। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़े और कुछ नई चीजें भी जानी। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ अभी बीमारियां लेंगे, है ना। आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं एक पिक्चर देखता हूँ, अगर यहाँ से प्रेजेंट हो जाती है तो आप उसको ले लीजिएगा। हाँ जी, अभी एक पिक्चर शो हो रही है। आप सभी लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपका नाम भी दिखता रहे, ऐसा स्क्रीनशॉट आप ले लें। और मुझे जो है सुबह 7 बजे के पहले, अभी भी भेज सकते हैं, 7 के पहले आप लोग भेज दीजिएगा।